नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो यूवी टेट, सी टेट, रीट, सीजी टेट, पैट एग्जाम, लेखपाल एग्जाम और इसके अलावा अन्य आपके जितने भी प्रतियोगी एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है आपके मूर्धा, दंत, ओष्ठ और कंठ। बताना है आपको कि जो ता वर्ग है उसका उच्चारण किस स्थान से होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि ता वर्ग का उच्चारण किसके द्वारा, तो दंत के द्वारा होता है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा वर्ग के बारे में बता देता हूँ। जो वर्ग होते हैं वो 5 होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, जिसमें से पहला हो जाएगा आपका का वर्ग, इसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और आपका अंतिम है पा वर्ग। तो देखिए 5 वर्ग होते हैं, जिसमें से का वर्ग का उच्चारण होता है किससे, तो कंठ से होता है। कंठ से होता है, कंठ से होता है का वर्ग का उच्चारण। इसके बाद जो आपका चा वर्ग है उसका उच्चारण होता है तालु से। इसके बाद टा वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धा से होता है। और जो आपका ता वर्ग है इसका उच्चारण होता है दंत से। प वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से, या फिर बोल सकते हैं ओंठ के द्वारा। ठीक है, तो ओष्ठ का किससे होता है? प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो देखिए ये सभी वर्ग से आपके जैसे पेट एग्जाम हो गया और जितने भी आपके प्रतियोगी एग्जाम होते हैं यहाँ से वर्णमाला से आपके एग्जाम में प्रश्न हमेशा बनता है एक प्रश्न। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो आपका का वर्ग है उसका उच्चारण कंठ से होता है। इसके बाद चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है और टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है और जो पा वर्ग है आपका उसका उच्चारण किससे होता है, तो ओष्ठ से होता है। देखिए जैसे आपका का वर्ग है तो का वर्ग में का, खा, गा, घा ये 5 व्यंजन किस में आते हैं, तो का वर्ग में आते हैं। इसी प्रकार सभी वर्ग हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मैं यहाँ पर। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गोल विशेषण है, आपको बताना है कि जो गोल शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है ऑप्शन बी है प्रमाणवाचक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए गोल का बताना है आपको कि जो गोल है गोल में किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा कि जो गोल है उसमें कैसा गुणवाचक विशेषण है। देखिए मैं विशेषण की बात करें तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है गुणवाचक, इसके बाद दूसरा है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण और जो तीसरा है उसको बोलते हैं प्रमाणवाचक और चौथा है संख्यावाचक। देखिए पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक और तीसरा है प्रमाणवाचक और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। आप इनको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है आपको। मैं आपको पिछले में बता चुका हूं, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन है तालु, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चा वर्ग का पूछा है हमसे, तो चा वर्ग का उच्चारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका चा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। अगला प्रश्न है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो वर्ण होता है उसके समूह को क्या बोलते हैं। समूह शब्द कहते हैं या फिर समूह संयुक्त शब्द बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, तो वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है छत्रा और ज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन है। बताना है आपको कि छत्र ज्ञा कैसे व्यंजन है। ऑप्शन है आपके संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो वर्गीय व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो छत्र ज्ञा है कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। देखिए जो आपका छ होता है ये आपके 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है, एक तो का और प्लस सा, पा वाला जो सा होता है उससे मिलकर बना होता है। इसके बाद त्रा की बात करें तो ता और रा इन 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है कौन सा, त्रा। इसके बाद ज्ञा तो जा और या से मिलकर कौन बना होता है, ज्ञा। तो ये तीनों कैसे व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन है और इससे आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो आपको इसको याद रखना है।
इसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। तो ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में सीटी की तरह आवाज निकलती है, या फिर जिसमें जब वायु बाहर आती है तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ऐसे व्यंजन को क्या बोलते हैं, ऊष्म। देखिए ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्म होना होता है। तो आप इससे थोड़ा समझ लीजिए। और जो आपके इसके उदाहरण हैं ऊष्म व्यंजन के, वो हैं सा, सा और सा। तीनों सा कैसे हैं, ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। और इसके बाद क्या है, हा। ये चार आपके कैसे हैं, ऊष्म व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। देखिए बताना है आपको कौन सा कारक है पेड़ से फल गिरा। ऑप्शन है हमारे संबंध, अपादान, संप्रदान और अधिकरण। तो देखिए पेड़ से फल गिरा में कौन सा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कि देखिए पेड़ से फल गिरा, पेड़ से क्या हुआ है, जब फल गिरा तो वो क्या हो जाएगा, या अलग हो जाता है। तो अलग होने के अर्थ में और भय के अर्थ में, देखिए मैं बता देता हूं, जो आपका अपादान कारक है वो तो एक तो भय के अर्थ में, अलग के अर्थ में, अलग के अर्थ में, और वियोग, और वियोग, और इसके अलावा घृणा। ये आपको चार शब्द याद रखना है हिंदी में। ये यदि आप चार शब्द याद रखते हैं तो आपको ये अपादान कारक में कभी गलत होने वाली नहीं है। ठीक है, एक तो भय, जहां पर डर डर बताया गया हो। इसके अलावा अलग, कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो। और इसके अलावा वियोग, जहां पर वियोग बताया गया हो, जैसे नायक और नायिका में जो आपका वियोग श्रृंगार रस आपने सुना होगा, वहां पर वियोग की बात आती है। और इसके अलावा जो घृणा होता है, तो घृणा जहां पर देखने को मिलती है, किसी चीज से हमको घृणा होती है, तो वहां पर कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। अपादान का चिन्ह होता है से चिन्ह होता है। तो देखिए पेड़ से फल गिरा, पेड़ से क्या हो रहा है, फल अलग हो रहा है। तो इसके अर्थ में कौन सा, अपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद संबंध की बात करते हैं। तो का, की, के और रा री रे, रा री और रे के अर्थ में संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान का अर्थ होता है के लिए के यूज करते हैं, किसका, संप्रदान का चिन्ह होता है। इसके बाद अधिकरण मैं पर, ये किसका होता है, अधिकरण में। जैसे मैं घर जा रहा, सॉरी घर नहीं, जैसे राहुल पेड़ पर चढ़ा, तो देखिए पर के अर्थ में कौन सा, अधिकरण कारक हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है। देखिए आपको बताना है कि आग में कौन सा शब्द है। ऑप्शन है आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो देखिए आग की बात की है तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो आग है उसमें कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा शब्दों के बारे में परिचित करा देता हूं। जो शब्द होते हैं वो कितने, उत्पत्ति के आधार पर, जो हमारा इसमें जैसा प्रश्न है उसके बारे में बता रहा हूं। जो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने, चार प्रकार के होते हैं। एक तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम शब्द के बारे में देखते हैं हम। जो तत्सम होते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में जिनकी उत्पत्ति हुई है और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। इसके अलावा तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत में हुई लेकिन वो अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उनको क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोले जाते हैं। और जो शब्द हमारी स्थानीय भाषा है, जैसे भोजपुरी हो गया, बुंदेली हो गया, जो हमारी स्थानीय भाषाओं के शब्द और हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उनको बोलते हैं देशज शब्द। और जैसे अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, ऐसे शब्द जो अंग्रेजी से या फारसी भाषाओं से या चीनी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द बोलते हैं। तो देखिए हमने चारों के बारे में समझ लिया है। तो देखिए जो आग है वो कैसा, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, तो अग्नि होता है। क्या, अग्नि तत्सम शब्द होता है और आग होता है क्या, तद्भव शब्द होता है। देखिए बेटर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है। आपको बताना है कि आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है हमारे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपकी बात की गई है। देखिए जब आप में कौन सा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपकी भी बात की गई है कि आप में कौन सा सर्वनाम है जब आपका अर्थ खुद के लिए निकले। देखिए जब आपका अर्थ क्या है, खुद के लिए निकले, तो उसमें कौन सा, खुद के लिए, तो उसमें कौन सा बात सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आपके कुल सर्वनाम 6 होते हैं।
कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बाद होता है निश्चितवाचक सर्वनाम और अनिश्चितवाचक सर्वनाम, और जो आपका चौथा है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो छठा है वो कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। तो जो आप शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यदि खुद के लिए आपका अर्थ निकलता है, जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने अपना काम कर लिया है, तो ये मेरे लिए शब्द निकल रहा है, या बोलता हूं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है, बताना है आपको कि किस काल का वाक्य है ये, कि तुम जा रहे हो। ऑप्शन है आपके वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, या ऑप्शन सी भविष्य काल, भविष्य काल लिखना है यहाँ पर, भविष्य काल, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तुम जा रहे हो मैं बताना है आपको ये कौन सा काल है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि तुम जा रहे हो में कौन सा है, वर्तमान काल है। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि नाक कौन सा शब्द है, बताना है आपको कि जो नाक शब्द है इसमें कौन सा शब्द है। ऑप्शन है आपके यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो नाक शब्द है उसमें कौन सा शब्द है, वो है रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देखिए शब्द कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर शब्दों की 3 प्रकार के हैं, जिसमें से एक तो आपका रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। अब देखिए एक एक को समझ लेते हैं। जो रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द होता है ऐसे शब्द जो संयोग से नहीं बनते, जो शब्दों के संयोग से नहीं बनते हैं, जैसे नाक हो गया। ठीक है, तो नाक आपका एक शब्द है जिसका अर्थ निकलता है, लेकिन जब इसको हम तोड़ देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है ना, जब स्वतंत्र अवस्था में होता है ना तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, और का स्वतंत्र अवस्था में होता है तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैंने लिखा घर, तो घर भी जब मैं अलग अलग कर दूंगा घा और रा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जब ये साथ में हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, अर्थ निकलने लगता है। तो जो ऐसे शब्द जो शब्दों के संयोग से नहीं बनते हैं, ठीक है, तो उनको रूढ़ शब्द बोला जाता है। और बात करते हैं योग रूढ़ की। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द क्या होते, सॉरी यौगिक शब्द के बारे में बात करते हैं। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो शब्दों के संयोग से बनते हैं। जैसे मैंने बोला बैलगाड़ी, तो देखिए बैलगाड़ी में कितने 2 शब्द हैं, एक तो बैल और दूसरा है गाड़ी। जब शब्दों के योग से शब्द बनते हैं और उसका प्रॉपर अर्थ निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। और जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। अब बात आती है योग रूढ़ की। तो देखिए योग रूढ़ में कौन सा, देखिए योग रूढ़ बता देता हूं, ऐसा शब्द जिसका अर्थ किसी दूसरे पर अर्थ जाता हो, किस पर, जिसका अर्थ किसी दूसरे पर जाता हो। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे एक शब्द ले लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं दशानन। देखिए दशानन शब्द में कौन सा, योग रूढ़ शब्द है। जैसा हमारा बहुब्रीहि समास होता है ना, कि जिसका अर्थ किसी दूसरे पर जाता है, अन्य पर जाता है, अन्य शब्द पर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। इसी तरह योग रूढ़ भी शब्द होता है, जैसे 10 सिरों वाला, उसको क्या बोलते हैं, तो दशानन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न है आपका कि समुच्चय का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है आपका समुच्चय का संधि विच्छेद। तो देखिए सम क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद बताना है आपको कि सम हो जाएगा, इसके बाद उत, और अगला क्या हो जाएगा, चय। तो देखिए इसमें हमारा, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, चय। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन है कवित्री, कवियाणी और कवित्री, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है बताइएगा जल्दी। तो तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा कि कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा। देखिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी किया गया है प्रश्न को, तो आप इसको याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लंबोदर कौन सा शब्द है। देखिए लंबोदर में बताना है आपको कि कौन सा शब्द है। ऑप्शन है आपके रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, या फिर ये सभी। देखिए लंबोदर में पूछा है कि कौन सा शब्द है लंबोदर में। देखिए ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो लंबोदर है उसमें कौन सा है, तो योग रूढ़ शब्द है। क्योंकि देखिए लंबोदर है, लंबोदर का अर्थ किस पे जाता है,
अन्य दूसरे शब्द पे जाता है, देखिए कैसा, जिसका लंबा है उधर, क्या, जिसका लंबा है उधर उसको क्या बोलते हैं, लंबोदर, या फिर जिनको क्या बोलते हैं, भगवान गणेश। ठीक है, तो भगवान गणेश किस पे, अन्न पर अर्थ चला गया। देखिए हमने लिखा है लंबोदर, पर उसका अर्थ किस पे चला गया, भगवान गणेश के ऊपर चला गया। ठीक है, तो गणेश पर चला गया तो कौन सा हो जाएगा, हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, और ये बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण होता है। तो देखिए आप इसको बहुब्रीहि समास से रिलेट कर लेंगे तो आपको ऐसे इस समझ में भी आ जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सोना कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन है आपके भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सोना की बात की गई है तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन सी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, सोना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका सोना है वो कैसा है, एक पदार्थ है। देखिए पदार्थ है, या फिर इसको द्रव्य भी बोल सकते हैं। पदार्थ है जैसे सोना हो गया है, पत्थर हो गया, इसके बाद चांदी हो गया, लोहा हो गया, जितने भी ये पदार्थ हैं उसको क्या, किस कैटेगरी में रखेंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद जब जैसे मार्केट क्या है, बाजार, मार्केट नहीं बाजार कर लेंगे यहाँ पर, बाजार, बाजार हो गया, कोई समूह हो गया, उसको कैसा, समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। इसके बाद भाववाचक संज्ञा में जैसे जैसे बूढ़ा क्या हो जाएगा, बूढ़ा कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, जहां पर भाव की अभिव्यक्ति होती है उसमें कौन सा, भाववाचक संज्ञा होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मैं कौन सा पुरुष है। बताना है आपको कि जो मैं शब्द है इसमें कौन सा पुरुष है। ऑप्शन है आपके उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं की बात की गई है तो मैं और हम कैसे उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो देखिए मध्यम पुरुष में कौन से, तू, तू, तुम और आप। देखिए आप मैंने बताया था आपको कि आप निजवाचक संज्ञा भी होती है, जब आपका अर्थ खुद के लिए निकले तो वहां पर निजवाचक संज्ञा, और जब आपका अर्थ दूसरों के लिए निकले तो उसको क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत या पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद जो अन्य है, अन्य में कैसे, वे, ये, वह और यह, ये कैसे हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हमने लिए थे वो सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाइएगा। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।